Okay, good evening, everyone. Oh, good morning, everyone. I'm not used to say good morning. Sorry. How are you guys? Great. We'll discuss some questions today. Last time, I think we discussed questions from chapter number 3 and chapter number 4. Today, we'll start with chapter number 5. Obviously, सबसे पहले क्योंकि काफी detailed chapter था. Then we go to 1, and then if the time permits, we go to chapter number 1. The 5, 2, and 1. That should be our sequence. Let's go to our Q&A module, chapter number 5. अब अज्यूम करके आ रहा हूं पढ़ के आए हो, नहीं तो फिर क्या फायदा बेटा, बैक बैक करो और जाओ. ऑब्वियसली मतलब व्हाट डू यू थिंक, अभी कोई मैं तुमको लेक्चर लेकर के पढ़ाने के लिए तो आया नहीं हो. तुम अगर पढ़ के नहीं आए तो क्या करेंगे? क्या हो गया बेटा? पढ़ के आए हो ना आप लोग? I could have finished that in back to back 2 days. The logic of giving you break is so that you read it once. जाने दो, एटलीस्ट मॉड्यूल है तुम्हारे पास में. क्यों बुक और नोटबुक तो है ना? बस थैंक यू, उतना रखो कम से कम. चैप्टर नंबर 5. लेट्स स्टार्ट विद सम गुड क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Ramesh is a owner of a popular brand of bread, breads, ठीक है. Yashpal, his son, after completing chartered accountancy, started assisting his father in running the business. The approaches followed by both father and son in the management were different. While Ramesh preferred to use authority and having a formal system of defining goals and motivation with explicit rewards and punishment. Can I say it sounds like a ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. दो टाइप का लीडरशिप था, एक था ट्रांसफॉर्मेशनल, एक था ट्रांजैक्शनल. यशपाल बिलीव्ड इन इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज, जनरेटिंग एंथुसियाज्म टू डिलीवर इन द ऑर्गेनाइजेशन. दो अलग अलग टाइप का लीडरशिप स्टाइल होता है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, एक होता है ट्रांजैक्शनल. देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना आजकल, अनफॉर्चुनेटली आईसीआई भी थोड़ा अच्छा हो गया है. एसएम में वो क्या करता है, क्वेश्चन के अंदर बाइफर्केशन देता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन अगर दिया उन्होंने एसएम के अंदर, वैसा बाइफर्केशन देगा. दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 1+2+1+1, मतलब वो हर अलग अलग पार्ट जो क्वेश्चन है उसका बाइफर्केशन है. जैसे फॉर एग्जांपल दो टाइप का लीडरशिप स्टाइल है, तुमने सही आइडेंटिफाई किया, 1 मार्क अलोकेट कर देगा आपको. बेसिक आइडेंटिफिकेशन एंड मे बी 1 लॉजिकल सेंटेंस. फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, लेट्स से यहां पर तो आइडियली 5 मार्क का क्वेश्चन सेंसिबल नहीं बनता है, वरना वो क्वेश्चन में एक एडिशनल लाइन ऐड करेगा कि भाई एज अ लीडर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के अंदर आपके इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं. उसके लिए वो 3 मार्क का पार्ट ऐड कर देगा. मतलब 2 मार्क्स फॉर आइडेंटिफाइंग राइट अप्रोचेस, 3 मार्क्स फॉर अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन लीडरशिप ऑल टुगेदर. इस तरीके से आजकल वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, केस स्टडी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर 2 या 3 पार्ट पूछ लेते हैं. और हर क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे, ये इस बार का एग्जाम पेपर है 1+2+1+1, इस तरीके का बाइफर्केशन है. अगले क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, 1+1+3. इसका मतलब क्या है, वो हर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पार्ट्स पूछेगा. मतलब पार्ट ए के अंदर भी, क्वेश्चन के अंदर भी 3-4 चीजें रहेगी. इससे आपके लिए एक्चुअली स्कोरिंग इजी है. अगर आप मुझे पूछेंगे, नाउ इट इज नॉट अबाउट राइटिंग द सेम 5 पॉइंट्स, नाउ इट इज फर्स्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग द राइट स्ट्रेटेजी, उसका मीनिंग लिखना, फिर उसके अराउंड मे बी आउट ऑफ 5 इफ इट्स 3 मार्क पार्ट ओनली, तो आपको 3 ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे, आपको सारे 5 पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं है. तो कंपेरेटिव टर्म्स से आप मुझे पूछेंगे, थोड़ा बहुत पूरे एसएम का नॉलेज होने के बाद में आप क्वेश्चन में सिचुएशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको मार्क्स एलोकेट कर रहा है. पहले ऐसे एलोकेशन नहीं हुआ करता था, पहले क्वेश्चन होता था सीधा 5 मार्क लिखा होता था डायरेक्टली. मतलब ये एग्जामिनर के ऊपर था उसको किस तरीके से एलोकेशन करना है. नाउअडेज क्लियरली आईसीआई ने पेपर के अंदर ही ऐसा दिया हुआ है बाइफर्केशन. समझ में आया क्या? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले तो वो 2 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल है, वो ढूंढने के लिए आपको 1-1 मार्क देगा. फिर उसके बाद में या तो उसके अराउंड ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन सा स्टाइल कब फेवरेबल होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाना है, बिजनेस बहुत ही इंट्रोडक्शन फेज पे होगा, डिक्लाइन फेज पे होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशनल सूटेबल होगा. एक बिजनेस सेटल्ड एनवायरमेंट में काम कर रहा है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी चूज करना है, तो कौन सा लीडरशिप सूटेबल रहेगा, ट्रांजैक्शनल सूटेबल रहेगा. सो विच वन विल बी सूटेबल अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, ऐसा वो स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से पूछेगा आपको. मतलब इन टुडेज टाइम हाउ दे आस्क क्वेश्चन, उसका ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है. हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये पुराने क्वेश्चंस है. ऑब्वियसली ये रिवाइज सिलेबस के पहले 2 अटेम्प्ट में ऐसे ही पूछते थे. अब से आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन के अंदर भी मल्टीपल पार्ट लिख करके ऐसे बाइफर्केशन आपको प्रोवाइड करेगा. आप एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, चैप्टर नंबर 5 टाइप्स ऑफ लीडरशिप 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने. पहला लिखा था अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड द सेकंड वन वाज अबाउट ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. बेसिक पार्ट रिवाइज कर दीजिए आपके नोटबुक के अंदर.
दिस इज गुड, मतलब दिस मीन्स नाउ आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, if this approach continues, SM will become very scoring from exam point of view. I'll show you actual exam question and you will be like, अगर मैं बेसिक सा सिंपल पढ़ाई भी करके गया होता फॉर एग्जाम्पल, तो शायद SM का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है. सिर्फ एक या दो ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सा स्ट्रेटजी लिखना चाहिए. उतना कंफ्यूजिंग वाला एलिमेंट उन्होंने अभी भी रखा है. अदर देन दैट पेपर के अंदर आपको लिटरली ऐसा लगेगा, वो जो एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना, आप बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखता हूं मैं, बचे हुए सारे लिख लेता हूं मैं. मतलब आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं ना, बस उसमें ही एक का ट्रिकी पार्ट रहेगा. जानबूझ करके वो थोड़ा सा ऐसा खराब बनाते हैं कि इंसान प्रिडिक्ट ना कर पाए आंसर क्या लिखना है. और वो इतना ओपन एंडेड होता है ना, मतलब सही में कुछ कुछ जगह तो तुक्का ही होता है लिटरली. मतलब इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि अगर आप पूरा बुक याद करके गए तब भी वर्ड बाय वर्ड वो मैच नहीं करेगा. मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी का चॉइस जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव छोड़ देते हैं. और कभी कभी सजेस्टेड आंसर में वो 3-4 ऑप्शन खुद लिख देते हैं. इन दिस ऑप्शन द ऑर्गेनाइजेशन ओनर और द एंटरप्रेन्योर कुड हैव चूजन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी. एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब वो खुद 3 ऑप्शन लिख देगा. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? हम नॉर्मली चूज करने का ट्राई करेंगे, कोई एक डिफरेंशिएशन चूज करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप चूज करेंगे, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर चूज करेंगे, वो उसके अराउंड ही 3 लिख देगा. ऐसा भी कर सकता है वो. So that is one question that is where they can trouble you. But overall paper में genuinely कुछ ऐसा स्ट्रेस बचा नहीं है. पढ़िए एक बार ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन. उसके बाद में ना मैंने आपको लीडरशिप भी एक पॉइंट और लिखाया होगा. सी एज अ लीडर आपके 5 स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रोल्स होते हैं इफ यू वांट टू हेल्प इन अ गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन. इसके अगला वाला पॉइंट ही रहेगा बाद में मेरे हिसाब से. तो ये भी पढ़ो और वो 5 पॉइंट भी पढ़ो. उसके ऊपर भी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं. मेरे हिसाब से अगली बार जब क्वेश्चन अगर गलती से आएगा, इन दोनों को क्लब करके आएगा. वो ऐसा सिचुएशन देगा, लीडरशिप स्टाइल चूज करनी होगी, 1 मार्क 1 मार्क, फिर वो 3 मार्क के लिए वो जो लीडरशिप रोल है आउट ऑफ 5 वो 3 लिखने के लिए बोलेगा. ये आइडियली आपने पहले करना. पढ़ा क्या आपने? नीचे वाला पार्ट भी पढ़ा क्या? सेकंड क्वेश्चन भी? चलो उसके अराउंड आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं. रीड दिस क्वेश्चन. Suresh Sinha has recently been appointed as the head of SBU of a large multi-product company. Advise Mr. Sinha about the leadership role to be played in एग्जीक्यूशन. अब ये सही में कोई केस स्टडी वगैरह नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. मतलब कि भाई आपको एज अ लीडर बनाया है, व्हाट इज योर रोल इफ यू वांट टू हेल्प इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन. पहला चीज बोलता है यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. याद है हर बार लीडर लूप में होना चाहिए फॉर एवरी ईमेल, ताकि उसको हर एक एस्पेक्ट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए. फिर याद है यू हैव टू प्रमोट द कल्चर ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स, जहां पे एक दूसरे के लोग ग्रोथ के अंदर सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. याद है क्या? यू हैव टू एक्सरसाइज एथिकल लीडरशिप, जहां पे आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कंप्लीटली अनबायस्ड होकर के एकदम सही तरीके से एक्ट करें, एंड वेर एवर रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शंस इनिशिएट करें. मतलब अब आपको इसके लिए स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए. हाँ, लीडरशिप स्टाइल ढूंढना है, उसके अराउंड 1 लॉजिकल सेंटेंस लिखना है, वो फिर भी चल जाएगा. मैं आपको बोल रहा हूं दिस पार्ट, दिस लीडरशिप रोल टू बी प्लेड, वो इस पार्ट को उठाएगा. वो केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन में 2 टाइप का लीडरशिप स्टाइल उठाएगा, उसमें 1 मार्क, इसके लिए 3 मार्क, ऐसा लोकेट करके कंबाइंड क्वेश्चन बना करके देगा. दिस इज देयर न्यू वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट अराउंड दिस चैप्टर, दैट इज अराउंड सम अदर चैप्टर, बट आपको उससे फ्रेमिंग समझ में आएगा कि अब वो डायरेक्टली 5 पॉइंट लिखवाने के बजाय इसमें से शायद आपसे 2 या 3 पॉइंट लिखवाएगा. अब देखो इसके अंदर टेक्निकली आपका फायदा हो गया. क्या फायदा हो गया? इसके अराउंड 2-3 पॉइंट लिखना बहुत आसान है कंपैरेटिवली. राइटिंग ऑल 5 पॉइंट्स और उसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन का 5 मार्क का लोकेशन इज मोर डेंजरस. जस्ट इमेजिन 2 टाइप का लीडरशिप स्टाइल स्ट्राइक करना आसान है, कम से कम 2 मार्क तो मिलेगा ना उस क्वेश्चन के अंदर. आपको कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़ना नहीं पड़ेगा. ये आपने पढ़ा है अभी जस्ट.
गो नेक्स्ट। चैप्टर 5 तो मुझे लगता नहीं आपने थोड़ा बहुत रिवाइज करने ट्राई भी किया होगा। ये कोई स्ट्रक्चर याद है क्या? व्हाट इज एन आवर ग्लास स्ट्रक्चर? ऐसा कोई स्ट्रक्चर याद है क्या? याद है इसके अंदर जो आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स का रिक्वायरमेंट था वो खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था टूर्स एंड ट्रेवल्स एक जमाने के अंदर 1000 गाड़ी है, 100 सुपरवाइजर लगेगा, बराबर है कि नहीं है? टुडे यू हैव ग्रेट आईटी टूल्स बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट नीड टू हायर सो मेनी मिडिल लेवल मैनेजर्स। कैन आई से द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल एट मिडिल लेवल इज श्रिंकिंग। मेरे हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया था सबसे पहले यही पढ़ाया था और मैं बहुत कॉशियस था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के केस में मुझे पता है उन्होंने बहुत सारे लिखवाया है। आई ऑलमोस्ट मेड यू राइट एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। गो बैक टू योर नोटबुक्स, फाइंड आवर ग्लास स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जरा पढ़ने का ट्राई करो। अब देखो बच्चों, पूरे चैप्टर 5 से शायद एक या मे भी बहुत बुरा हुआ तो 2 ऐसा 5 + 5 10 मार्क का पेपर आपको मिलेगा। रिमेंबर टोटल 5 चैप्टर है, हर चैप्टर का वेटेज 10 मार्क का है। हर चैप्टर का वेटेज मतलब मेरे को 15 मार्क के अंदर एमसीक्यू में भी चैप्टर 5 मिलना चाहिए कायदे से। बट क्या होता है ना, एक क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं फॉर यू टू चूज एन ऑप्शन। तो इसीलिए आपको हो सकता है चैप्टर 5 ऐसा मिलेगा जहां पे 35 मार्क के पेपर के अंदर 10 मार्क का पेपर मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे पास में कम से कम 50 चीजें पूछने के लिए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इज वेरी वेरी हाई। ऑल्दो समटाइम्स दे डू दिस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो, जो हमारा बीसीजी में केंजी वाला पार्ट था ना, वहां से भी पूछ लेते हैं वो लोग। बट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस चैप्टर का हर एक पार्ट आना चाहिए। प्लीज समझिए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करके रखें तो इस चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो लिमिटेड 12-15 क्वेश्चन है, उसमें से मैं मानता हूं उसमें भी 12-15 है। ये चैप्टर 5 में प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 में आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए जब आप एसएम को खुद पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर टोटल में 50 आवर्स डिवोट करने वाला हूं, आप 25 आवर्स चैप्टर 5 को दे दो। नहीं, आपने चैप्टर 5 को सबसे लास्ट में पढ़ना है। आपने आइडियली 1 2 3 4 को पहले खत्म कर देना है, उसके लिए जो लिमिटेड टाइम है उसमें पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। एंड देन द रिमेनिंग आवर शुड बी एलोकेटेड टू 5। इन दैट आल्सो, इन 5 जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है वो सेम सीक्वेंस फॉलो करो, क्योंकि जानबूझ के मैंने वो सीक्वेंस फॉलो किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर की है। दे आर द मोस्ट कॉमनली रोटेटेड क्वेश्चंस जो बार बार फ्रीक्वेंटली ऐसे नहीं पूछे हैं, उससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 100% कवरेज विल बी वेरी वेरी हाई। दैट इज द लॉजिक, नथिंग एल्स। अदरवाइज इन अ सब्जेक्ट लाइक एसएम जहां पे एक चैप्टर में अनइवन एलोकेशन है 5 के अंदर, आप अगर बहुत ज्यादा समय 5 को दे देंगे तो हो सकता है पेपर शायद 1 2 3 4 से बहुत ही ईजी होगा। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट अटेम्प्ट का, इतना इजी पेपर था, मतलब जेन्युइनली उस पेपर में कोई सरप्राइज एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हार्डली देयर वाज वन क्वेश्चन जहां थोड़ा सा ऐसा था कि डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है कि स्ट्रेटेजी क्या है, अदरवाइज तो मतलब इट वाज अ थ्रोवे पेपर कि लिटरली आप पेपर पढ़ेंगे हर बार आपको समझ में आएगा, अगर आपको मालूम है। अगर मेरे को आता है तो आंसर लिखने में दिक्कत ही नहीं आएगा। लिटरली बोलूंगा ये डिसीजन लेना मुश्किल था कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअली के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल चीज था नहीं। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट भी लेते हैं ऑन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स, यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। The biggest problem what people have, I'll be direct and honest with you, 70 मार्क के पेपर में से आई एम टॉकिंग अबाउट 35 ऑफ FM, 35 ऑफ SM। टेक्निकली दिस अटेम्प्ट ऑल्सो इफ यू सी केयरफुली, सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 35 इन FM 10 मार्क का थियरी वाला एक क्वेश्चन होता है। इट्स अ चॉइस, आप उसको छोड़ सकते हो, बट 10 मार्क का वो जो थियरी वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रोल ऑफ अ सीईओ पूछ लेते हैं कभी कभी, मतलब इट्स अ वेरी वेरी थ्रो अवे एरिया। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इन जनरल FM व्हेन यू आर स्टडीइंग द अप्रोच टुवर्ड्स थियरी इज नॉट देयर एट ऑल, बट 35 में से 10 मार्क का वेटेज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब टेक्निकली पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है 15 मार्क वाला, उसके अलावा मेरे को एक ही क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने का है, बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है वो थियरी 10 मार्क का। और एसएम में भी सेम, पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है 15 मार्क का, उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक रहेगा, बचे हुए 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क के जो अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि हाँ पूरा मेहनत जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, उसके बाद में एफर्ट ही नहीं है इन FM SM पेपर। द ओनली चैलेंज इज स्टूडेंट को समझता नहीं है मेरे को किधर कितना एफर्ट डालना चाहिए व्हेन आई एम स्टडिंग। उस वजह से अगर वो अलोकेशन बराबर नहीं करता है, पेपर में कुछ चीजें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, बट इट्स जस्ट दैट आपने उधर एफर्ट ही नहीं डाला होगा। आपने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल BCG मैट्रिक्स है, क्योंकि सबको लगता है इतना आसान, कोई पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं डालेगा। मैं आपको बताऊंगा इतना सिंपल क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर के अंदर, अगर किसी ने 5 मिनट भी BCG को पढ़ा है ना, उसको डाउट ही नहीं हो सकता मेरे को क्वेश्चन ना आए। आई विल शो यू वन क्वेश्चन।
रीड क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा आपने क्यों नहीं मॉड्यूल में क्वेश्चन पढ़ा है, पर उधर ही थोड़ा सा ऐसे खेलने का ट्राई करेगा, मतलब पढ़ना मेरे साथ। दिस वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन एसएम का पार्ट 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसएम। दिस इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन। इसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट, ए बी एंड सी, एंड दे आर 5 मार्क्स ईच। ठीक है, ये 15 मार्क का पेपर हो गया। फिर आपको 6, 7 एंड 8 में से कोई भी 2 क्वेश्चन चूज करने हैं, और हर क्वेश्चन 10 मार्क का है। हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 5 + 5, 5 + 5, दिख रहा है क्या आपको? और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें कोई केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं, दीज आर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे, मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, सुना है क्या? प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स बाय एनसॉफ। अरे यार वो 4 पॉइंट है लिखने का, चारों के बारे में एक लाइन बात। अभी डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है, बराबर है कि नहीं है? रीड नंबर 8A। एज पर माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, माइकल पोर्टर बोलते हैं मोर इंटेंसिव इज द राइवलरी, लेस अट्रैक्टिव इज द। सेम सेंटेंस लिखवा के दिया आपको मैंने। अरे वो राइवल सेलर्स होते हैं ना, उसमें बोलता है जितना ज्यादा राइवलरी स्ट्रांग होते जाएगा उतना इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव हो जाता है। कब होता है सर? जब इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स काम कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन, इसके अलावा आप अगर 5, मतलब ये क्लियर क्वेश्चन, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। अगर आप ढंग से जाके उस चैप्टर में माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो 2 ही स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे आप, एक बैरियर टू एंट्री और दूसरा राइवलरी। 2 ही एसक्यू है, क्लियरली बोला आपके नोटबुक में। शायद होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा मेरे को लगता है। इधर कोई थियरी नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग मतलब इज नॉट लाइक इन द फॉर्मेट ऑफ अ केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन। देयर इज नो चांस एट ऑल कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, कैन यू सी वर्ड एसपीएम? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है? और याद है उसमें एक इंपॉर्टेंस होता है, एसपीएम इज योर बेंचमार्क्स। याद है स्टार्टअप्स एंड ऑल अपने लिए खुद के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, बेंचमार्क्स बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? आप अपना गोल अलाइनमेंट कर पाएंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाएंगे, अपना अकाउंटेबिलिटी बता पाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एसपीएम के अंदर होमवर्क क्वेश्चन है, 100% पक्का बोलता हूं आपको। देखो चैप्टर 5 के अंदर ही है। चैप्टर 5, लुक फॉर द हेडिंग स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। मिला क्या? एसपीएम मीनिंग लिखाया होगा आपको नीचे, फिर एसपीएम के एग्जांपल्स लिखाए होंगे, टाइप्स, फाइनेंशियल ब्ला 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 अदर इंडिकेटर्स, बराबर है कि नहीं है? और एक थर्ड पॉइंट होना चाहिए एसपीएम का, थर्ड या फोर्थ, थर्ड रहना चाहिए मेरे सबसे, फोर्थ है। एसपीएम मिला ही नहीं होगा। एसपीएम के पहले क्या पढ़ाया था? जस्ट इसके पहले जस्ट देख हेडिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है ना, उसके बाद में एसपीएम है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बाद नोटबुक में एसपीएम है, बराबर है। मीनिंग ऑफ एसपीएम लिखवाया है, उसमें एक मेरे सबसे होमवर्क क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंस वाला, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है। हाँ एक बार चेक करो जरा, जिसने होमवर्क नहीं किया ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, एक बार देखो, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था। मैं आपको बोल रहा हूं अभी भी बार बार, कुछ करो चाहे ना करो, कम से कम नोटबुक में जितने ब्लैंक स्पेस हो भर लेना। इतना भी तुमने कर लिया तो प्रैक्टिस बहुत है। चलो वो क्वेश्चन दिखाऊंगा अच्छा वाला भी। रीड दिस क्वेश्चन। ये आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन हमने कभी तो डिस्कस भी किया है, बट वहीं पर वो थोड़ा सा टर्न कर जाएगा इन द क्वेश्चन। सी केयरफुली। ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स ओवर अ डेकेड। याद है क्या वो शुगर हटा करके वो 0 शुगर वाला कोक बनाने का ट्राई करता है? वही क्वेश्चन है। देखो, ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स ओवर अ डेकेड। इट हैज डेवलप्ड अ शुगर फ्री बेवरेज to cater to the needs of specific customers by spending heavily on research and development for this product. In addition, a lot of money was spent on marketing, branded as Say No to Sugar, and in obtaining license for it. In a span of 5 months, company has gained a major share in the market for the new product and it is growing. मतलब मार्केट शेयर भी सिग्निफिकेंट आपको मिल गया है, एंड इट इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, मतलब अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है। थोड़ा बहुत हिंट आएगा आपको आगे देखना। Profitability of this product is also better. In order to take the advantage, best opportunity for expansion, it has make heavy investment to maintain their position in the current and new market. आगे देखो क्या क्वेश्चन है। Classify Say No to Sugar is the most related category in the 2-dimensional growth share matrix as per BCG. क्या होना चाहिए तुम्हारा? ये स्टार होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, स्टार होना चाहिए ना तुम्हारा ये, क्योंकि मार्केट शेयर भी तुम्हारे पास मेजर आ गया है। वर्ड मेजर यूज किया उसने, बराबर है कि नहीं है? इट इज ग्रोइंग रैपिडली। कैन आई से? अभी इस क्वेश्चन का बाइफर्केशन देखना, यहां से शुरुआत होता है क्वेश्चन का।
एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज विच कैन बी परस्यूड पोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑल्सो स्टेट द लिमिटेशन। तो एक क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ बीसीजी, एक क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ बी, अरे कुछ नहीं, वो उसने बीसीजी को कंपेयर किया था किसके साथ में, याद है क्या, जीई के साथ में, और बोला था इसके अंदर बहुत सारा जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, इट इज मोर फोकस ऑन करंट नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। लिमिटेशंस पे एक क्वेश्चन है, कौन सा स्ट्रेटेजी चूज करना चाहिए आफ्टर आइडेंटिफाइंग, ये कौन से कैटेगरी का एसबीयू है, चार स्ट्रेटेजी थे, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, ऐसा कुछ चार स्ट्रेटेजी थे क्या, नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, वो बीसीजी को कोई पढ़ेगा ही नहीं जीवन, उसको लगे इतना आसान है, क्या फर्क पड़ता है। द क्वेश्चन इज डिवाइडेड लाइक दिस, 1 मार्क इज फॉर आइडेंटिफाइंग द कैटेगरी ऑफ एसबीयू, 1 mark is for identifying the category of SBU, 2 mark is for explaining strategy क्या है, वो SBU क्या है। अगर स्टार है तो स्टार क्या होता है, स्टार के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, फिर वो स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर लिमिटेशन ऑफ बीसीजी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे टुकड़ों में 3 अलग अलग क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं जनरल बीसीजी लिख के आऊंगा, दिल गिव यू 1 mark, क्योंकि आपने टेक्निकली सिर्फ स्टार ही डिफाइन किया, आपने स्ट्रेटजी डिफाइन ही नहीं किया होगा, आपने लिमिटेशन डिफाइन ही नहीं किया होगा। नोटबुक में जाइए जरा एक बार, गलती से ऐसा सब लिखा है क्या आपने, हमने आपको पहले बताया होगा उस मैट्रिक्स का 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन सा है, पहला वाला लिखाया होगा मार्केट ग्रोथ, दूसरा लिखाया होगा मार्केट शेयर। ये कहां मिलेगा, दिस मस्ट बी चैप्टर नंबर 1 के बाद सेकंड चैप्टर, एंड उसका पहला हेडिंग ही होगा टेक्निकली मेरे हिसाब से, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट हेडिंग है ये। पहले बीसीजी पढ़ाया था, फिर मैकेंजी पढ़ाया था, फिर एनसॉफ पढ़ाया था, याद आया क्या। सबसे पहले बताया होगा कि भाई इसके अंदर आपके पास में 2 अलग अलग फैक्टर्स है, वर्टिकल एक्सिस के अंदर है आपका मार्केट ग्रोथ रेट एंड हॉरिजॉन्टल पे है आपका मार्केट शेयर, दैट इज व्हाई द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। फिर आपको बोला होगा यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्टार्स, ये वो है जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन द पोजीशन। If you see the question carefully, देखो ढंग से, growing rapidly, ये वर्ड दिख रहा है क्या, देखो आगे, it has to make heavy investment to maintain their position। क्या ना इसे सब कुछ उसने एक्चुअली वो क्वेश्चन में सब लिख देता है, तुझे बस वही चीज उठाने का है। मतलब एक्चुअली बोलूं कि एसएम में कभी डाउट भी आ जाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में तो आंसर इज देयर ओनली, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ए स्टार है बस, उस स्टार के बारे में क्या लिखना है वो सब कुछ उधर लिखा हुआ ऑलरेडी। ओके 2 मिनट स्पेंड करके जरा रिवाइज कर लो, अब यहां तक आए हो तो फटाफट से चारों रिवाइज करो, फटाफट से, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग्स, फटाफट से रिवाइज करो। ठीक है, अभी देखो, कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज। प्लीज ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप क्या गलती करोगे, सुनना। एसबीयू कौन सा है, स्टार, उसमें डाउट नहीं है, पहले स्टार है इनका ये प्रोडक्ट, उसको डिफाइन कर देंगे। फिर देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी परस्यूड पोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन सच। इट इज नॉट आस्किंग यू कि उनके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सही है, इट इज आस्किंग यू बीसीजी में स्ट्रेटेजीज कौन कौन से होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था पढ़ाते वक्त, उन्होंने बोला ही नहीं है कि स्टार के लिए बिल्ड के होल्ड है,
उन्होंने बोला ही नहीं है डॉग के लिए डाइवेस्ट है कि हार्वेस्ट है, इसलिए पूछेंगे भी नहीं। इसलिए उसने क्या पूछा है, ये क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरी में करने के बाद में आपके पास स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन क्या क्या है। विल यू हैव टू राइट ऑल 4? यस, यू शुड राइट बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। 1 लाइन नीचे लिखवा के दिया ऑलरेडी, नोटबुक में जाओ पढ़ के देखो नीचे, और क्लियरली वर्ड बोला होगा। सही एसबीयू को ढूंढने के बाद फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज के आपके पास ऑप्शन है, वर्ड स्ट्रैटेजीज ही होगा क्लियरली 100% राइट। बोला भी था उधर, वो अलग से स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन पूछेगा कभी ना कभी। जब बैच शुरू हुआ था तब तक पेपर नहीं आया था। पढ़ो। ठीक है, अब ये लिमिटेशंस पढ़ाए थे कि आपको लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी। कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 4.26। ये नोटबुक में नहीं रहेगा क्योंकि इसको समझने के लिए जी मॉडल खत्म करके आना था। आई फिनिश्ड बीसीजी, आई फिनिश जी, देन वी केम हियर, और आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें थी सर। यहां पर आपका फोकस जो है ना वो सिर्फ करंट बिजनेसेस के ऊपर है। इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर प्लान। यही तो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। बीसीजी इज अबाउट आज का ग्रोथ क्या है, आज का मार्केट शेयर क्या है। इट इज नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। फिर दूसरा चीज, इस वजह से यू मे एंड अप इनटू लॉट ऑफ हॉट न्यू रिस्की वेंचर्स, जहां जल्दबाजी के अंदर आप नए बिजनेस में एंटर कर जाएंगे क्योंकि आपको लग रहा है वहां पे ग्रोथ अच्छा है, या जहां पे आपको लग रहा है ग्रोथ बढ़िया नहीं है या मार्केट शेयर बढ़िया नहीं है, आप आसानी से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब इतने सारे लिमिटेशन में से कोई भी आप 2 लिमिटेशन लिख सकते हैं। मेजॉरिटी केस में इफ यू आस्क मी, इफ नथिंग वर्क्स, दिस वाज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल, दिस वाज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। द बिगेस्ट चैलेंज कैन बी, हमको एसबीयू डिफाइन करना ही नहीं आता है। अरे पहले जब 4 कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो मे बी इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन डिफाइन दी एसबीयूज। हमने शायद नोटबुक में ही नहीं लिखा था मेरे सबसे लिमिटेशंस। नोटबुक में जाओ, वहीं पे एक ऐड कर लो चीज, कर लो ऐड। क्या ऐड कर लो, रीड लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी। अब देखो ऑब्वियसली आने वाले 2 अटेम्प्ट में तो चांस कम है इसका आने का, बट स्टिल रीड लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी फ्रॉम पेज नंबर, रीड लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी फ्रॉम पेज नंबर 4.26. Read limitations of BCG from page number 4.26. I believe if this is asked, next time what they will ask, if they ask a question on BCG, it will be difference between BCG and McKinsey. Because अगर अब मेरे पास कोई पूछने के लिए बचा है नया पार्ट, मैंने जी मॉडल पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन जी मॉडल पे पूछूंगा। पहले जी मॉडल रेड लाइट था, ग्रीन लाइट था, येलो लाइट था, दे रिप्रेजेंट 9 सेल मैट्रिक्स, स्टॉप लाइट मॉडल, मैकेंजी मॉडल, जीई मॉडल। वो क्वेश्चन उसमें पूछेगा और बाद में लास्ट में 2 मार्क के लिए पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसीजी एंड मैकेंजी मॉडल। ओके, ये आपको जीई के बाद में मैंने शायद होमवर्क में लिखने के लिए बोला होगा कहीं, तो ऐसा मेरे को जो लगता है। ओके, रहेगा जीई के बाद में लास्ट में एक रहेगा डिफरेंस बिटवीन बीसीजी एंड जीई, रहेगा ना, होमवर्क रहेगा शायद, उसको ढंग से पढ़ना। 4th पॉइंट, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ दे फ्रेम अ क्वेश्चन नाउ? ओके, कैन यू गो बैक टू चैप्टर 5? चलिए, चलो वापस आ जाते हैं। आर क्लास स्ट्रक्चर, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। आर क्लास स्ट्रक्चर में कैन आई से बिकॉज ऑफ introduction of significant information technology, the role of middle level management has come down. मतलब अब directly lower level and top level एक दूसरे से connected है because of IT tools. So overall middle level managers का requirement खत्म हो गया है। फायदा क्या है? Overall business के लिए R class structure काफी cost effective है, plus most importantly decision making जो है और fast हो गया है क्योंकि अब lower level directly top level से connect कर सकता है। बट सर इज अ डिसएडवांटेज, लोअर लेवल के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है एंड मिडिल लेवल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट स्किल सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर क्लास स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वापस से याद करो, आर क्लास स्ट्रक्चर में मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल जो है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ आईटी। तो फायदा क्या है? डायरेक्टली लोअर लेवल टॉप लेवल से कनेक्टेड है एंड ये
कम हायर करने की वजह से आपका कॉस्ट क्या हो गया है, सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। बट देयर इज अ लिमिटेशन, इन लोगों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि मिडिल लेवल पे हम किसी को भी हायर ही नहीं करते। दिस वाज द मीनिंग ऑफ आर ग्लास स्ट्रक्चर। ओके, देखो इट हैज द ऑब्वियस बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस कॉस्ट, प्लस डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गया क्योंकि अभी लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप लेवल से कम्युनिकेट कर सकता है, यस और नो। बट सर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बिकॉज लोअर लेवल के पास में मिडिल लेवल पे जाने का स्कोप ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? ये सब पढ़े हुए थे, वो तो याद है ना कर्टलिन का मॉडल, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग, ये सब क्वेश्चन डिस्कस हो गए, जो हो गया वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल याद है क्या, प्रीमाइज कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, सब पढ़ाया था। उसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में, वन गुड क्वेश्चन, आई वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चन। प्रीमाइज कंट्रोल पे ही था दिस वन। आरटीपी जैन 25 में एक क्वेश्चन आया था, पेज नंबर 5.19, नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन बट आरटीपी क्वेश्चन, आगे रिपीट कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन। 5.19 क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या बोलता है। इकोटेक, अ कंपनी specializing in sustainable technology solution is facing challenges due to shifts in environment regulation and market preference। मतलब सर उन्हें challenges फेस हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में regulations बदल रहे हैं, लोगों का preferences बदल रहा है। To manage these uncertainties they regularly review and update their business assumptions। You are reviewing and updating your assumptions। This sounds like your premise control। प्रीमाइज इज नथिंग बट योर असम्पशंस। हर स्ट्रेटेजी को कोई असम्पशंस को बेस रख के बनाया जाता है। आपको डर क्या होता है, जब स्ट्रेटेजी बनाया होगा तो जो असम्पशंस वैलिड थे आज शायद वो असम्पशन क्या नहीं रहेंगे, वैलिड नहीं रहेंगे। इस वजह से क्या स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। हाँ देखो, and strategic plans based on such regulatory environment also needs to change। This proactive approach helps them stay aligned with the evolving market condition and maintain a competitive edge। Explain which approach they are adapting to change in regulation and market condition। यहाँ पे वर्ड assumption से फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी लगाने के बाद में हमें ये assumptions को बार बार रिव्यू करके देखना पड़ेगा क्या ये assumptions अभी तक वैलिड है या नहीं है। दिस इज the concept of strategic control, and under strategic control this is an example of premise control। under strategic control this is an example of, आंसर पढ़ के देखो जरा आपके नोटबुक के अंदर। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर मीनिंग के बाद में 4 टाइप्स लिखे थे, टाइप नंबर 1 प्रीमाइज कंट्रोल था, और मैंने आपको बोला भी था उस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। ये आरटीपी में है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, इस तरीके से इट कैन बी आस्क्ड। नोटबुक में जाइए, चैप्टर 5, आई थिंक आपके जस्ट ये जो कॉन्सेप्ट था ना अभी जो हम डिस्कस करते थे, ठीक पहले वाला क्वेश्चन ही स्ट्रेटेजी कंट्रोल था। अंडर स्ट्रेटेजी कंट्रोल पहले पॉइंट नंबर 1 और 2 में मीनिंग लिखवाया होगा, कब स्ट्रेटेजी कंट्रोल रेलेवेंट होता है, इट आंसर्स योर 2 क्वेश्चंस वो लिखवाए होंगे। फिर टाइप्स के अंदर नंबर 1 रहेगा प्रीमाइज कंट्रोल। आई थिंक ऐसा नोट 1 2 3 4 रहेंगे। नोट 1 शुड बी योर आइडियली प्रीमाइज कंट्रोल। पढ़ लीजिए एक बार और आंसर भी देख लीजिए। प्रीमाइज का मतलब होता है बच्चों अजम्पशंस। मतलब मुझे क्या लॉजिक है, जिन अजम्पशंस के बेस पे मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था शायद हो सकता है वो अजम्पशंस ही आज क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। सो दे आर ट्राइंग टू से इट इज योर ड्यूटी दैट आप कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहे अपने उन अजम्पशंस को जिनके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाया गया है। उन्होंने बोला था हो सकता है आप सारे अजम्पशंस को रिव्यू नहीं कर पाएंगे, पर जो कोर अजम्पशंस है उनको आपने रिव्यू करना ही चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करेंगे, बेसिकली पेस्टल एनालिसिस लगाएंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस ढूंढने का ट्राई करेंगे और ये सोचेंगे क्या वो assumptions अभी भी वैलिड है जिसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई गई है। अगर नहीं तो शायद हमें स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो प्रीमाइज कंट्रोल विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग क्या हमारे assumptions अभी भी ठीक है, नहीं तो हमें स्ट्रेटेजी को उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ओके पढ़ो, प्रीमाइज कंट्रोल यूज कर रहे हैं सर। इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच जहां पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे अंडरलाइंग असम्पशंस को जिसके ऊपर हमारा स्ट्रेटेजी बनाया है। रेगुलरली असेस करने से हमें पता चलेगा हमारे अभी तक के जो बिजनेस प्लान्स है वो रेलिवेंट है या नहीं है। दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू मेक टाइमली एडजस्टमेंट टू योर स्ट्रेटेजीज ताकि आप अभी भी अलाइंड रहेंगे विद द एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसे ही आपको 3 या 4 पॉइंट लिखवा के देंगे प्रीमाइज कंट्रोल में, करके देखिए।
ये अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन है, मतलब ऐसा एक आध क्वेश्चन आएगा जो ट्रबल करेगा, जब प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। आई एम ट्राइंग टू डिस्कस दोस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके लिए वो एक होगा जो ट्रबल कर सकता है, क्योंकि वो वर्ड वहां पे अजम्पशन से सोचना पड़ेगा, ये प्रीमाइस कंट्रोल का बात कर रहे हैं। एसएम में बस यही हो सकता है, कोई एक या ऐसा दो क्वेश्चन जो समझ ही नहीं आ रहा उसमें आंसर क्या लिखना है, मतलब दैट कैन बी द चैलेंज। इट इज नॉट द चैलेंज कि प्रीमाइस कंट्रोल पता होने के बाद नहीं लिख पाऊंगा, पर शायद ढूंढ ही नहीं पाऊंगा या प्रीमाइस कंट्रोल है। उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को जितना रीड कर लोगे तो कभी कभी क्या है, सिमिलर नेचर के क्वेश्चन का फ्रेमिंग हुआ तो आप ढूंढ पाओगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसको रिवाइज कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और क्वेश्चन था, come to question number 16 now, page number 5.15. देखो, a Chennai based FMCG major recently announced restructuring its business. Company indicated that the business will split into 4 different streams. एक कहलाएगा उनका FMCG सेगमेंट, एक कहलाएगा उनका ई कॉमर्स सेगमेंट, एक कहलाएगा रिटेल, चौथा कहलाएगा R&D। बकवास है हालांकि, ठीक है, अभी क्या करेंगे। उसने बोला 4 ऐसा कुछ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ, वो आईटीसी बनाने का ट्राई कर रहे थे पर स्टार्टिंग तो ठीक किया, आगे टबैको को लिखना नहीं चाहते थे बस, ठीक है। बट आईटीसी इज बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा। कंपनीज मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट दीज 4 यूनिट्स विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेस। या तो कैसा एसबीयू का डेफिनेशन था क्या? The top corporate officers shall delegate responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to concerned manager। मतलब क्या ना, इसे बार बार बोल रहा है, ये एसबीयू है। आइडेंटिफाई कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके लिए मिलेगा 1 मार्क। फिर बोलेगा डिस्कस द एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स अगर आपने एसबीयू स्ट्रक्चर यूज किया तो। नोटबुक में जाइए, आई थिंक एसबीयू स्ट्रक्चर आपका सबसे लास्ट स्ट्रक्चर था मेरे हिसाब से। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लास्ट में आपको एसबीयू पढ़ाया था, मीनिंग पढ़ाया था, और आई थिंक बहुत सारे पॉइंट अराउंड कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट्स ऐसा कुछ तो हेडिंग लिखवा के लिखाया भी था, नहीं लिखवाया था? अरे कि वो अपने आप के अंदर एक सेपरेट बिजनेस है, उसका सेपरेट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर है, उसको अपना खुद का एक मैनेजर लगता है, उसको अपना सेपरेट सीईओ लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नहीं लिखा है ऐसा, तब लिखा है, पढ़ो जरा, चेक करो ना। होमवर्क था क्या? नहीं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा होगा मैंने, वो बेनिफिट्स होमवर्क दिया होगा, और मैंने बोला था बेनिफिट्स आर सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर लिखा के दिया है वो, ठीक है, पर स्टार्टिंग में सब लिखा के दिया होगा, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। आई प्रूव इट टू यू। पढ़ो पढ़ो, होमवर्क तो तुम करो ही मत ऑब्वियसली। बेनिफिट्स को इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था, क्या फर्क, तुम कुछ भी मार्क पढ़ते तो हो नहीं तुम। मैं बोल रहा हूं, तुमने ग्रुप, तुम्हें सबसे कम भाव जिस सब्जेक्ट को दिया है ना, तुमको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है, पर मैं तुमको बोल रहा हूं सबसे आसान वो है, वो तुम्हें इतने आसानी से मार्क्स देगा ना। और ये कहानी आज से नहीं है, दिस इज सिंस ईयर्स, दिस हैज बीन लाइक दिस। पहले जब आईटीएसएम था तब भी लोग पूरा आईटी पढ़ते थे बैठ करके जी, क्योंकि होता तो इतना डिफिकल्ट है, वही पढ़ने से प्रॉब्लम हो, उधर मार्क्स वैसे भी नहीं आने वाला था, मार्क्स तो आने वाला था सिर्फ एसएम के अंदर ही, बराबर है, उसको कोई पढ़ने का नहीं। बाद में फिर समझता था शिट काश ही पढ़ लेते थे। तो एक बार गलती करने का सबको समझता था, बस मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम वो गलती मत करो। तुम वो गलती 5 बार क्लास में कर चुके हो ऑलरेडी, 2 महीने से सुन चुके हो, 5-10 बार ताना भी मार दिया मैंने तुमको, अब सुधर जाओ। इतनी सी किताब है वो टोटल, मतलब वो जो आपका एसएम का बुक है ना, इतना सा है, नोटबुक में हार्डली 100 पेज रहेगा मेरे हिसाब से। अरे वो भी है राउंड फिगर यार। तुम वो ढंग से मतलब तुम लिटरली 1 संडे मॉर्निंग यू स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, बाय द लंच यू आर डन, इफ यू आर सीरियस। अरे इट इज पॉसिबल एक्चुअली, मत मानो मेरा बात, तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, उसमें जितना तुमको हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी मार्किंग करवा के दी है, उतना तुम्हारा ब्रेकफास्ट से खत्म नहीं हो सकता है। तुम कभी ट्राई तो करके देखो पहले एक बार एक आध बार ट्राई। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, तुम मेरा बात मान लो,
इस पेपर के अंदर जेन्युइनली बोल रहा हूं, जब तुम एफएम में जाओगे ना, देखो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया, बट आई एम टेलिंग यू सबसे आसान जो रहेगा पार्ट, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो इधर रहेगा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा थियरी वाला पार्ट, एफएम का 10 का पेपर है ये क्लियर। मतलब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए ये बढ़िया है। तो कर रहा है करो तुम यार, वही तुमसे माथाफोड़ी कर रहा हूं मैं, जान दो। ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, मेंडलोस मैट्रिक्स पूछा उसने यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यार, मतलब हाँ। चलो अच्छा नहीं है क्या, अच्छा है। चलो कम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हो गया 5। मत मानो मेरा बात, तुमको याद तो आएगा पेपर देखने के बाद खास। पेज नंबर 2.5, come to question number 2. This can be a good MCQ question. Chapter number 2, question number 2. This can be good MCQ question. फटाफट क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ में, सोच पाओगे तुम ऐसा। देखो जरा, इको कैरी बैग, a recyclable plastic bag manufacturing and trading company has seen a potential in the ever growing awareness around hazards of plastics and the positive outlook of society towards recycling and reusing the plastic. अच्छा लिख रहा है। A major concern for eco carry bag are paper bags and old cloth bags. Even though they are costlier than the recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the consumers. Can I say it sounds like तुम्हारे लिए कोई तो एक substitute है। Identify and explain that competition from paper bag and old cloth bag under which category of Michael Porter's 5 force model। अब दिमाग लगाओ, माइकल पोर्टर के 5 force model में 5 आते हैं। इधर कोई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का बात कर रहा है क्या, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का बात कर रहा है क्या, नहीं बात कर रहा। 3 ऑप्शन बचता, कौन कौन सा? राइवल सेलर्स, क्या सेम प्रोडक्ट बना रहा है क्या वो, यहाँ पे नहीं, अलग प्रोडक्ट बना रहा है क्या। दूसरा ऑप्शन क्या, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये न्यू एंट्रेंट ही तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या तुम्हारा, सब्स्टिट्यूट्स। कैन आई से बता रहा ना कि भाई उसका मार्केट शेयर खा सकता है। कैन आई से सब्स्टिट्यूट्स आर योर हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन। अब इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क 1 लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, ये एमसीक्यू वाला पार्ट बन सकता है 1 मार्क और 2 मार्क के लिए। फिर वो कोई ना कोई एडिशनल पार्ट ऐड करेगा, वो यहां पे पूछेगा शायद मे बी माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स क्या है। माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल को अप्लाई करने के 3 स्टेप। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ना, जो हर कोई इग्नोर करता है, उधर ही ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे। क्या 3 स्टेप्स है? पहले इंडिविजुअल 5 फोर्सेस को ढूंढो, फिर इंडिविजुअली 5 फोर्स को एनालाइज करके सोचो उनका इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक इफेक्ट है, अरे यस और नो। फिर उनका ओवरऑल इफेक्ट, इज दिस कंड्यूसिव इनफ टू मेक मनी। 3 स्टेप्स आफ्टर माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, सब खत्म करने का सबसे लास्ट में लिखा है। ये कहां मिलेगा? नोट नंबर 6। 1 2 3 4 5 आपके 5 फोर्सेस थे, 6th वाला नोट रहेगा। अब कोई किसी बच्चे को डाउट भी आएगा, चैप्टर भी में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना ये। माइकल पोर्टर के बचे हुए स्ट्रेटेजी पढ़ाने से पहले 5 फोर्स मॉडल पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था, हाँ। तो नोट नंबर 6 में लिखा हुआ रहेगा 3 स्टेप्स, और ये मैंने होमवर्क भी नहीं दिया था, मैंने लिखवा के दिया है। मैं बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सुन लो मेरा बात, ठीक है, जो करना है करो। तो मेजर क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्चुअली में, 1-2 बढ़िया थे। ये इधर टाइम पास क्वेश्चन है यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। According to Michael Porter, what are the 5 competitive forces that exist in the industry? Don't you think ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम पूरा का पूरा। ये तो आपको लिखवा के दिया है मैंने आपको। मैं बोल रहा हूँ इससे बेटर वो 3 स्टेप्स पूछेगा आपसे। वो नोट नंबर 6 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तुमको मिला क्या नोट 6? पहले ढूंढो तुम। हम कौन से चैप्टर में है? 2। हम कौन से चैप्टर में है? 2। पहले तुम 2 तक पहुंचो। 2 के अंदर 5 फोर्स मॉडल ढूंढो। 5 फोर्स मॉडल में 3 ही क्वेश्चन बढ़िया पूछने लायक। एक है बैरियर्स टू एंट्री, एक है राइवल सेलर्स के अंदर अगर राइवलरी कट थ्रोट हुआ तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगा। नंबर 2
एक थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में बैरियर्स टू एंट्री, दूसरा राइवल सेलर्स के अंदर एसक्यू, एंड तीसरा ये नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, 3 स्टेप्स टू अप्लाई माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल आपके नोटबुक में है। इसका मतलब है सारे फोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई करो, फिर नंबर 2 में इंडिविजुअली एनालाइज करो उनका इफेक्ट इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग है, कितना मॉडरेट है, कितना वीक है, फिर कलेक्टिवली क्या उनका इफेक्ट इतना सफिशिएंट है कि तुम पैसा कमा पाओगे। अगर हाँ तो उस धंधे को कंटिन्यू करना, उस इंडस्ट्री में एंटर करना, वरना एंटर मत करना। ओके, कुछ है नहीं है इसमें बताने। एक और क्वेश्चन था, एक ही मिनट, ये डिस्कस हुआ है। अरे ये सब तो तुमको ऑलरेडी पढ़ा है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल एंड ऑल। अरे वो एग्जिस्टिंग नंबर से बोर हो गया, सैचुरेशन हो गया है उसको, रॉ मटेरियल का सोर्सेज बेटर मिल गया है। ये नोटबुक में लिखवा के दिया आपको, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। इसके मेजर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं एक्चुअली में। दो तीन डेंजरस क्वेश्चन थे वन के अंदर। रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपको चैप्टर 1 में लास्ट में कुछ चीजें पढ़ाई थी, याद है क्या? चैप्टर 1 में आखिरी में पढ़ाया था विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड पढ़ाया था स्ट्रेटेजिक इंटेंट। याद आया क्या? ये क्वेश्चन ऐसा कुछ तो होमवर्क में दिया था क्या? ऐसा नहीं, ये तो मैंने लिखाया था एक्चुअली में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नोटबुक में जाओ जरा, लिखाया रे 100%। पहले लिखाया होगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नोटबुक में जाओ, चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा बेटा ये, क्योंकि ये मिसलिनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। इन दी एंड आई थिंक जब हमने चैप्टर 1 के मिसलिनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वहां पे विजन पढ़ाया, मिशन पढ़ाया, फिर पढ़ाया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वहां गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मीनिंग के बाद में ऑब्जेक्टिव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, दे शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, 6 मंथ ऑब्जेक्टिव, 12 मंथ ऑब्जेक्टिव, याद आ रहा है क्या? दे शुड बी रियलिस्टिकली मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, दे शुड बी चैलेंजिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों मैच हो जाए, अगर वो कोरिलेट हो गए तो सर एक पॉइंट के बाद फायदा ही नहीं होगा। आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से चैलेंजिंग भी होने चाहिए, ऐसा मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया था। उसी के एक पेज पीछे चेक करो, मिशन का कुछ एक क्वेश्चन लिखाया था मैंने आपको, और होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ मिशन स्टेटमेंट, ऐसा कुछ तो लिखाया था। पर्पस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, ऐसा कुछ तो लिखाया था क्या? उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड। देखो, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे हिसाब से इट वाज अ होमवर्क क्वेश्चन राइट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये आरटीपी में रिसेंटली पूछा है बट एग्जाम में नहीं आया है, इट कैन बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बनाने का फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट बिकम्स अ लॉजिकल स्टैंडर्ड फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा कुछ याद है क्या? इट बिकम्स अ फोकल पॉइंट, हर किसी को मालूम रहेगा हम सब एग्जैक्टली क्या काम करना चाहते हैं, व्हाई डू वी ऑल एग्जिस्ट। ये आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, मिला क्या आपको? ये नंबर सी था ना, ये आपका नंबर सी, ये 3 था मिशन स्टेटमेंट के अंदर, बराबर है ना? मतलब मिशन का 3rd पॉइंट था ना, उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आने वाले टाइम में चैप्टर 1 के ऊपर वहां ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, पक्का? एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बढ़िया पूछा था फ्रॉम दिस चैप्टर 1, दिस केम लॉन्ग बैक एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको एक अलबेला एंड कुछ तो एक अकेला जो भी था वट एवर इट इज, जिसमें याद है कि कोविड के टाइम में रेस्टोरेंट बिजनेस का प्रॉब्लम आ रहा था, प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला क्वेश्चन दिखाया था, बिल्कुल वैसे टाइप का क्वेश्चन। ये तुमको याद नहीं है क्या? इस बार एग्जाम के अंदर वैसा ही एक क्वेश्चन पूछा, ढंग से देखिएगा। नंबर ए नहीं था, हाँ नंबर बी था। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। अर्को लिमिटेड इज अ ई कॉमर्स कंपनी, मतलब अगर इस पूरे पेपर का सबसे डेंजरस क्वेश्चन अगर कोई था मेरे हिसाब से ये थी, बी था, जो प्रिडिक्ट करना मुश्किल था कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस वर प्रिडिक्टेबल। अर्को लिमिटेड इज एन ई कॉमर्स कंपनी दैट स्पेशलाइजेस इन सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स।
although company has been doing well, it still continues actively to strengthen its brand identity. It continues to launch creative and impactful marketing campaign. It introduces new and innovative eco-friendly product. मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी आप ये करने का ट्राई कर रहे हो. फिर देखो, however, company has started facing increasing competition from large retailers because who are entering into eco-friendly space. To face competition, the company quickly started to adapt to the changing market condition, analyze the competitor strategy. It adopted different styles of marketing as a response to the competitors action. And can I say वो counteract करना चाहता है against the competitors pricing strategy. This is actually reactive in nature. The first part was proactive in nature, even though everything is doing well. ये predict करना इस question से बहुत difficult है क्योंकि बहुत general. यही एक वो category of question है chapter 1 से जहां पे in general वो इतना open ended situation देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या करना चाहिए. अब नीचे वो क्या बोलता है, discuss the strategic approaches taken by Arko in the two different situation to stay competitive. पहले वाले में उसने चूज किया प्रोएक्टिव, दूसरे वाले में चूज किया रिएक्टिव. ये दोनों के बारे में एक एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा. दिस विल बी, देखो लॉजिकली दिख रहा है क्या, 1+1. मतलब इससे आप समझ जाएंगे कि दो अलग अलग सिचुएशन है, उसके लिए वो एक एक मार्क अलोकेट करेगा. बराबर है कि नहीं है. अब प्रॉब्लम है अगला वाला पार्ट. रीड द नेक्स्ट पार्ट जो 3 मार्क का क्वेश्चन है. इसी के अंदर एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी that Arko should adopt in future to remain competitive and gain competitive advantage. अब आपको और मुझे क्या पता क्या स्ट्रेटजी चूज करना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं ना क्या स्ट्रेटजी करने की जरूरत है. चूज क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे यू हैव टू गिव मल्टीपल ऑप्शंस. दिस इज अ सिचुएशन. मैं आपको बोला भी था चैप्टर 1 के अंदर देयर आर क्वेश्चंस जहां उन्होंने रैंडमली, फिर बाद में आपने, वो याद है आईपीएल, आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बढ़िया चल रहा है, फिर आप अपने हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए. ये वो कैटेगरी है जहां पे वो सब कुछ ठीक चल रहा है, बाद में बोलेगा अब तुम बताओ अलग अलग स्ट्रेटेजी. अब तुमको स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस देने हैं. जरा शांति से सोचो दिमाग लगा के. मेरे पास टोटल स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस कौन कौन से? देखो, एट अ कॉर्पोरेट लेवल मेरे पास क्या है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन. दूसरा क्या है? रिट्रेंचमेंट. अरे स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट में 3 ऑप्शन क्या है? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड ऑल. बराबर है कि नहीं? बट डोंट यू थिंक ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल के वजह प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या क्या बचता है? डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप. तीसरा फोकस. फिर याद है फोकस्ड डिफरेंशिएशन. फिर याद है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी. तो आपको उसके अराउंड 3 सिचुएशन बना के देना पड़ेगा कि जैसे पहले आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मे बी आपको और ज्यादा डिफरेंशिएट करने का जरूरत है, या मे बी यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस कॉस्ट लीडरशिप. दैट इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर. दैट इज यू चूज अ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर जहां पर आप सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे एट द लोअर प्राइस, और मे बी बेटर प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस. This can be one option to compete with the competition. ये अब आंसर नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको खुद सोच के लिखना पड़ेगा. दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू. पूरे पेपर में एक प्रिडिक्ट करके चलना आने वाला है जहां पे कोई डायरेक्ट आंसर. देखो अगर वो बोलता है ना ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हिंट देता कि कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी, तो हमको समझ जाता कौन सी स्ट्रेटेजी है. यहां पे बोल रहे हैं तुम्हारे हिसाब से क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप अडेप्ट करेंगे टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देयर इज नो वन डायरेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर एक पॉइंट लिखना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी फोकस्ड डिफरेंशिएशन एक पॉइंट लिखना चाहिए. कौन सा? फोकस्ड डिफरेंशिएशन. एंड थर्ड वन, अगर मार्केट के अंदर साइज सफिशिएंट इनफ है तो आप फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं. देखो याद करो, इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके थे. समझा क्या? दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे आपको एक पॉजिटिव चीज है, 2 मार्क का पार्ट तो आ जाएगा, 3 मार्क के पार्ट के लिए चैलेंज आने वाला है. ये ओपन एंडेड है. ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 1 में है एंड चैप्टर 4 में है. कहां पे है? चैप्टर 1 में है एंड चैप्टर 4 में है. बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे कुछ कुछ जगह पे. मतलब चैप्टर 5 के अंदर भी एक आध हिंट दिया है एसपीएम के अराउंड ऐसे क्वेश्चन का. अब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. उस 3 मार्क के लिए अपना सर खराब मत करना. उसके बियॉन्ड भी 32 मार्क का पेपर है. I hope you are understanding this. This is possible that one such area can be there. Okay? ठीक है? Last question, number A. फिर कंपल्सरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना हमारा. नंबर A, लास्ट वन. खुद से पढ़ोगे, खुद मुझे बताओगे, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा. I'll just read it for you. ABC Group has 5 projects at different geographical location.
Each project is managed by dedicated project manager. A CEO is supported by a team of subject matter experts in each function at corporate level. As an accepted practice, authority and communication flow vertically and horizontally in the company. There are 5 common functions: finance, HR, operation, marketing. Each functional manager is having administrative relationship with respectively project manager and function relationship with the subject matter expert with a clear mutual understanding of his or her roles and responsibility. Is there a flow of relationship both vertically and horizontally? This sounds like your matrix structure. This sound like your, याद है जहां पे आपके पास दो दो सुपरवाइजर्स थे, यू हैड अ हॉरिजॉन्टल सुपीरियर एज वेल एज अ वर्टिकल सुपीरियर, याद आया क्या? कैन आई से ये कॉस्टली प्रोसेस रहेगा, दोनों जगह आपको बेटर क्वालिटी का ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हायर करना पड़ेगा. विल दिस बी ए कॉस्टली प्रोसेस? यस. पर फायदा कब होगा? जब मुझे बिजनेस के अंदर हाईली लेट्स से अनस्टेबल एनवायरमेंट में काम करना है, बहुत डाइवर्सिफाइड सिचुएशन रहेगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेगी बिजनेस की, तो शायद मेरे लिए ग्रो करना कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. इफ आई फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. बट इस स्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन भी थी, बढ़िया कम्युनिकेशन चाहिए, बिना कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा मेस्ड अप सिचुएशन हो सकती है. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैट्रिक्स. पहले वो ढूंढने का, देखो 1 मार्क इज फॉर ढूंढोफाइंग द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. फिर देखो उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, फिर एक्सप्लेन किया, तो आपको मीनिंग एंड बेसिक 2 पॉइंट. नोटबुक पे जाओ जरा चेक करो, 1 मिनट. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर 2 मिनट में यार दिखवाया मैंने आपको. ये मैं होमवर्क नहीं देता ऐसी चीजें, मेरे को मालूम है. तो तुम पढ़ के लिख ही नहीं सकते, मेरे को मालूम है ये चीज. जाओ जाओ जाओ. डिड यू फाइंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? और एक दिन पूरा दिन स्पेंड करके समझाया था, आपको एक्सप्लेन भी दिया था कि आप जिस फर्म में ज्वाइन करेंगे, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, वहां एक पार्टनर रहेगा, बट आपके लिए हर प्रोजेक्ट का एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा. देयर इज अ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फ्लो. फिर याद है इसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बताया था, देयर कैन बी अ न्यू ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा, एफडीडी. उसके अंदर भी तुमको अलोकेट कर दिया जाएगा. मतलब ये स्ट्रक्चर को अपन ने तो बहुत आगे तक पढ़ लिया था. आपको तो बेसिक सा मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आना चाहिए. एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज. 1 मार्क इज आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर, 2 मार्क इज मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. 1 इज योर एडवांटेज, 1 इज योर डिसएडवांटेज. आई एम श्योर आपके नोटबुक में कम से कम 4 से 5 पॉइंट रहेंगे. अरे हाँ या ना? जरा एक बार पढ़ के देखो फटाफट से. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग पढ़ना शुरू करो. फर्स्ट 4-5 पॉइंट्स रहेंगे. बिफोर आई मेड यू राइट 3 स्टेप्स. वो 3 स्टेप्स लिखाए थे बाद में, वो नहीं है आपके इस क्वेश्चन में. एटलीस्ट पहले 4 पॉइंट तो होने चाहिए मेरे हिसाब से. पढ़ा क्या है? ठीक है. नाउ हियर मी आउट. Close your books for last 1 minute and listen to me carefully. सबसे पहले, when you're studying SM, whenever you start, it's your choice. It's a very simple subject. कोई इसका सही टाइम नहीं है, आज पढ़ने का, 15 दिन बाद पढ़ने का, कभी भी पढ़ सकते हो. बट आई बिलीव whenever you read, don't try to in one day finish all 5 chapters. When you're studying for the first time as a self study, फर्स्ट 2 रीडिंग जब आप करेंगे तब आप चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे. लेट्स से यू स्टार्ट विद चैप्टर 1, देन यू गो टू चैप्टर 4. फॉलो द सेम सीक्वेंस विच आई फॉलोड. इट्स ईजियर. दैट सीक्वेंस विल स्टे इन योर हेड वेरी इजीली एंड प्रॉब्ली आपका जो ओवरऑल मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है वो जल्दी कवर होते जाएगा. सो फॉलो दैट अप्रोच. पहला रीडिंग एंड दूसरा रीडिंग थोड़ा सिंसियर करना, चैप्टर बाय चैप्टर. चैप्टर 1 पूरा पढ़ा, Q&A मॉड्यूल में गए, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ लास्ट आपके मॉड्यूल के पीछे आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हैं. घबराओ मत, वो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस ही एक्चुअली चैप्टर में भी हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं. ऐसे ने क्या किया, स्टडी मटेरियल में नए क्वेश्चन ऐड किए. वो स्टडी मटेरियल के नए क्वेश्चन कहां से लेके आए? अपने खुद के आरटीपी एमटीपी से लेके आए.
समझ में आया मेरा बात? पर तुम बोलोगे नहीं कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए, इसलिए हमने क्या किया है, वो चैप्टर वाले सारे क्वेश्चंस पिक कर लिए एंड फिर आरटीपी एमटीपी को सेम सीक्वेंस में पीछे रखा हुआ है इन दी एंड, सो दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग आपको एक आरटीपी से सारे चैप्टर के सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही जगह पे. सो यू कैन रेफर देम इफ यू बिलीव मैंने क्यूएनए मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ढंग से पढ़ लिए. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन शुड यू प्रैक्टिस? ऑनेस्टली इसका कोई सही आंसर नहीं होता है. मैं अगर आपको बोलूं ना नहीं 50 तो करने ही चाहिए, इट इज वेरी हवा में फेंकने वाला बात, क्योंकि हर पर्सन का लैंग्वेज का कंट्रोल अलग होता है. किसी को अगर लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल है, वो पढ़ के बढ़िया से समझ के डिसेंट लैंग्वेज लिख सकता है, तो उसको शायद कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. मे बी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर इज मोर देन सफिशिएंट. उसके लिए उसने अगर होमवर्क भी किया होता ना तो काम हो जाता. अब जिसका लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस बढ़िया नहीं है, उसने जेन्युइनली अगर आप मुझे पूछेंगे हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने. 2 रीजन उसके पीछे. पहला चीज, वो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा लिखने का, because that person may lack the confidence only to write the answer. It may not be the problem of understanding, it may be the problem of writing. For that there is only one solution, you have to write. Simple चीज होता है बच्चों. मतलब घटिया एग्जांपल है बट सुनना. आप जब जिंदगी में गाड़ी सीख रहा है, बाइक सीख रहा है, सिम्युलेटर पे कितना भी खेल लो, जब तक ऑन रोड जाकर के ट्राई नहीं करेगा. You know what I mean? सिम्युलेटर इज बेसिकली जब आपको वो अपने शोरूम में बिठा करके गाड़ी का ऐसा लगता है ना, वो तुम एक्सीलेटर प्रेस कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, दैट इज ऑफ नो यूज अनलेस यू आर एक्चुअली ड्राइविंग ऑन द रोड, बिकॉज दैट इज व्हेन यू रियलाइज समवन कैन कम फ्रॉम एनी साइड. दैट इज व्हेन आई से आई कैन आस्क यू फ्रॉम एनी साइड. तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनहेंस होगा. जिसका स्कूलिंग बहुत बढ़िया था, उसका लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस है, वो कम प्रैक्टिस करे चलेगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस देने के बजाय इट्स बेटर 2-4 हर चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेना. सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली ये लगेगा कि हाँ मैं पेपर लिख पाऊंगा, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव. डू यू गेट माय पॉइंट? अब मैं चाहता हूं ये आप सीक्वेंस खत्म करने के बाद में, चाहे आपका एग्जाम मई में है, सितंबर में है, आई एम अज्यूमिंग अराउंड 15th of March. आई एम अज्यूमिंग अराउंड 15th of March. अगर आपका एग्जाम मई में है तो शायद आप में से मेजोरिटी लोग पहले फटाफट से ग्रुप 2 रिवाइज करना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रुप 2 पढ़ाया है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट इफ यू राइटिंग अ पेपर इन मे, by 20th of March or maybe 25th of March on a higher side, you would want to finish the entire group 2 once. And then you want to go to group 1 for your self study, those who are writing in May. So उनके लिए भी 15 मार्च तक मेजर पार्ट एक बार खत्म हो जाना चाहिए बढ़िया से, ये मेरा assumption है. Those who are going to attempt exam in September, उन बच्चों के लिए ग्रुप 1 का लेक्चर 3rd मार्च के बाद शुरू होने वाला है. आपके पास में 25 से लेकर के ऑलमोस्ट 3 से 5 मार्च, वेरी हाई चांस अगर रिजल्ट डिले हुआ, शायद आपका जो बैच है वो 3 मार्च के बजाय 5 मार्च भी जा सकता है, 7 मार्च भी जा सकता है. ये डिपेंड करता है आईसीआई का एग्जैक्ट रिजल्ट कब आता है. जनरली फाउंडेशन के रिजल्ट के 10 to 12 डेज के बाद में बैच शुरू होता है यहाँ पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इन दैट केस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास भी, जिसका सितंबर में एग्जाम है, 10 क्लीन डेज है. ये 10 दिन चिल नहीं करना चाहिए. ये 10 दिन में मेरे हिसाब से, नॉट बिकॉज आई एम अ थ्योरी टीचर, आई बिलीव कॉस्टिंग एफएम बाद में भी आसानी से जिस दिन बैठोगे ओपन होकर के सेलेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा. बट थियरी विल बी डिफिकल्ट. योर टारगेट शुड बी इन दीज 10 days, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड यू आर विद एसएम और ऑडिट. चुपचाप एक बार पढ़ लेना चाहिए, ढंग से पढ़ लेना चाहिए. कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि दिमाग के अंदर एक कंफर्म हो जाए ये मेरा पार्ट हो चुका है. इफ आई एम अज्यूमिंग यू फॉलो दिस, दैट मीन्स बाय 15th March, चाहे मे एग्जाम है, सितंबर एग्जाम है, आपको एक बार पढ़ के खत्म हो जाएगा. बराबर है कि नहीं है? देन आई वांट टू टेक 1 सेशन, 1 संडे स्पेसिफिकली, सो दैट यू डोंट हैव एनी क्लासेस. बराबर है? एंड मे वालों को तो कोई चांस ही नहीं है, वैसे कोई क्लास होना नहीं चाहिए. ओनली इफ यू बिलीव आई विल पिक सर्टेन एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब जो टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस आपके केस स्टडी फॉर्मेट में दिए हैं. ओल्ड सिलेबस के अंदर आईसीए ने एक बुकलेट शेयर किया था ओल्ड सिलेबस में, उसमें से 50-60% क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है. जो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस है, आई विल पिक देम अप. वी विल ओनली डिस्कस इन 1-1.5 hour MCQs, और उसके लिए पूरा सिलेबस आना चाहिए, तब जाकर के वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, वरना ऑब्वियसली. ओके, so at least by 15th March will you be mentally prepared with all 5 chapters of SM1s? Can I expect that from you? So I'll give you a date also. Abhi say March, tell me the Sunday, 16th. 16th March we'll have 1.5 to 2 hour का session only on MCQs. But I'm hopeful तब तक आप 5 चैप्टर ढंग से पढ़ लोगे. पक्का? Confirm? That's all I think from my side for strategic management. I'll see you in the evening. Thank you. Bye bye. Have a good day. Bye.
थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर पहले एफएम अटेम्प्ट करना चाहिए, एसएम अटेम्प्ट करना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। It depends on how confident you are on which subject. If you're super confident about FM questions, start with FM, no problem at all. If you believe FM में डर लगता है कुछ practical questions solve करने में, शायद मे बी start with SM. Genuinely कोई फर्क नहीं पड़ता. Thank you.